अब तक हमने जितना भी पढ़ा है स्टॉक मार्केट के अंदर जीरो टू हीरो सीरीज़ के अंदर, वो जितना भी था स्टॉक मार्केट के बारे में एक बेसिक नॉलेज था जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी था। बट आज हमारा जो स्टॉक मार्केट का जो एक सबसे बड़ा जो खेल होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, शेयर्स की जो ट्रेडिंग करते हैं। मतलब एक शेयर जो है कंपनी के जो शेयर्स हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर आए कहाँ से, इन सब जो चीज़ें के बारे में हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन सब का जो इनिशियल पॉइंट है उसकी बिगिनिंग कहाँ से हुई है, उस चीज़ के बारे में समझेंगे। मतलब व्हाट इज़ आईपीओ, आईपीओ का मतलब क्या होता है और आईपीओ का प्रोसेस क्या पूरा, और कंपनी क्यों आईपीओ लाती है, इन सब के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब क्या होता है कि जो कंपनीज होती है, कंपनीज जब कोई इस्टेब्लिश होती है, मतलब देखिए फंडिंग स्टेजेस होती है उसके अंदर। जैसे कोई कंपनी है XYZ, उसने कंपनी ने क्या किया, मार्केट के अंदर अपनी शुरुआत की है। अब वो क्या करेगा, शुरुआत किस तरीके से करेगा, या तो अपने पास खुद के पास कुछ पैसा होगा वो उस कंपनी के अंदर लगाएगा, या फिर अपने रिश्तेदारों से लेगा, या फिर कोई लोन लेगा बैंक से। मतलब इस तरीके से क्या करेगा, अपना फंड कलेक्ट करेगा। फंड कलेक्ट करने के बाद अपनी कंपनी की क्या करेगा, एस्टैब्लिशमेंट करेगा, अपना काम चालू करेगा। अब जैसे जैसे वो अपना बिजनेस ग्रो करेगा वैसे वैसे उसके अंदर क्या होगा, उसको डिफरेंट डिफ़िकल्टीज उसके सामने आएगी। जैसे एक डिफ़िकल्टी उसके सामने आती है, वो अगर ग्रो करना चाहता है इन फ्यूचर, तो उसके सामने ये डिफ़िकल्टी आती है कि जो पब्लिक डिमांड है वो कुछ ज़्यादा है, बट उस पब्लिक डिमांड को वो क्या कर रहा है, फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है। तो उससे कुछ क्या होता है, उसे आइडिया आता है कि सर मैं क्यों नहीं अपनी ग्रोथ के लिए कुछ और फंड कलेक्ट करूं, जिससे मैं अपनी कंपनी की ग्रोथ कर सकूं और खुद की भी ग्रोथ कर सकूं। तो वो क्या करता है, आईपीओ के बारे में सोचता है। आईपीओ के बारे में सोचता है मतलब क्या होता है, यहाँ पर वो क्या करता है, अपनी कंपनी की जो कंप्लीट वैल्यूएशन है, मतलब अपनी कंपनी की जो कंप्लीट कैपिटलाइजेशन है, उसका कुछ हिस्सा जो है, मेजॉरिटी ऑफ जो पार्ट होता है, मीन्स 50 से मतलब ऊपर का, मतलब 51, 52 या फिर कुछ और पार्ट, वो अपने पास रखता है एज ए ओनरशिप, और अदर जो पार्ट होता है उसको क्या करता है, पब्लिक के अंदर बांट देता है। पब्लिक के अंदर बांटने का मतलब यहाँ पर ये है कि कंपनी को अपनी ओनरशिप का हिस्सा देगा, उसके बदले उनसे क्या करेगा, एक फंड कलेक्शन करेगा, जिसको क्या करेगा, अपनी कंपनीज के एक्सपेंशन में यूज़ करेगा। या तो वो एक्सपेंशन में यूज़ करेगा, या फिर कंपनी का पहले से कोई ऋण चल रहा है, मतलब डेट चल रहा है उसके ऊपर, तो उसको थोड़ा हिस्सा क्या करेगा, उसके ऊपर देके एकदम फ्री हो जाएगा अपने आप से, कि मतलब डेट फ्री हो जाएगा, और फिर बाद में आपको पैसा कमाने की उसके बारे में सोचेगा। या फिर कुछ रिश्तेदारों से जो पैसा पहले लिया था उनको भी चुका देगा, और बाकी जो बचा हुआ पैसा उसको अपनी ग्रोथ में लगाएगा। तो ये कुछ कारण थे उसके आईपीओ लाने के। अब क्या होता है, अपनी ग्रोथ करना चाहता है तो वो क्या कर रहा है, आईपीओ को ला रहा है। अब आईपीओ का मतलब ये मैंने बता दिया आपको कि अपनी कंपनी की जो ऑनरशिप का जो हिस्सा उसको कंपनी क्या करता है, इन्वेस्टर्स के बीच में बांटता है। तो अब बात आती है आईपीओ लाया कैसे जाए, मतलब प्रोसेस, आईपीओ का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले जो कंपनी अपनी आईपीओ लाना चाहती है उसको क्या करना पड़ेगा, एक इन्वेस्टमेंट बैंक या मर्चेंट बैंक भी बोलते हैं उसको क्या करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट बैंक को जो हायर करेगा उसके अंदर वो कुछ क्वालिटीज़ देखेगा उस बैंक की। मतलब इन्वेस्टमेंट बैंक कौन सी हो सकती है, लाइक अभी हमारे देख सकते हैं आप, बड़ी जो बैंक है ICICI हो गया, HDFC हो गया, SBI हो गया, ये कुछ बड़ी बड़ी बैंक्स हैं। इनके क्या होते हैं, सेकेंडरी आर्म्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, आईपीओ कराते हैं। तो उन बैंक को क्या करेगा, ये हायर करेगा, जिसके अंदर वो देखेगा कंपनी की रेपुटेशन क्या है, बैंक की रेपुटेशन क्या है, मतलब जो बैंक है उसकी रेपुटेशन मार्केट के अंदर कैसी है, उसका आईपीओ कराने के अंदर एक्सपीरियंस क्या है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पर मार्केटिंग एक्सपीरियंस, मतलब उसका एक्सपीरियंस कैसा है मार्केटिंग करने के अंदर। इसके बाद अगला पॉइंट जो दिखेगा वो हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा का मतलब ये है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट बैंक है उसकी जो हिस्टोरिकल अपना पास्ट जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, उसके बारे में वो देखेगा। अगला देखेगा क्वालिटी ऑफ वर्क, मतलब जो बैंक है जो आईपीओ करा रही है उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा है, मतलब क्या उसने टाइम टू टाइम अपना काम कंप्लीट किया है नहीं किया है। मतलब ये सब चीज़ें देख के फिर ही क्या करता है कोई कंपनी वाला अपनी इन्वेस्टमेंट बैंक को क्या करता है, हायर करता है। तो आईपीओ प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले उसने क्या किया, एक इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर कर लिया है। अब वो जो बैंक है वो उस कंपनी के बारे में कुछ आगे का प्रोसेस करेगी। तो अगली जो स्टेप होगी हमारी वो होगी ड्यू डिलिजेंस एंड फाइलिंग।
ड्यू डिलिजेंस एंड फाइलिंग के अंदर क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारा होता है अंडर राइटिंग। आप मेरे कर्सर को देख सकते हैं स्क्रीन पे, अंडर राइटिंग। अब अंडर राइटिंग के अंदर क्या होता है, सबसे पहला जो होता है वो होता है फॉर्म एग्रीमेंट एंड कमिटमेंट। मतलब जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो एक एग्रीमेंट तैयार करती है जिसके अंदर वो ये बोलती है कि जो कंपनी है वो जो फंड रेज करना चाहती है उसके लिए वो क्या कहती है कि एग्रीमेंट बोलती है, अपनी जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो बोलती है कि हम आपको कंप्लीटली जो आपका फंड जो रेज करना है वो दे देंगे आपको 100%। मतलब अगर आपका नहीं भी होता है उतना फंड रेज तो हम पे करेंगे आपको। मतलब एक 100% क्या होती है, गारंटी होती है। बट उसके अंदर क्या होता है, अगर जो आपने फंड की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अगर फंड रेज होता है तो वो जो फंड होगा वो हम रखेंगे। ये होता है इस फॉर्म एग्रीमेंट के अंदर। मतलब अगर ज़्यादा होता है तो इन्वेस्टमेंट बैंक रखेगी, अगर कम होता है तो इन्वेस्टमेंट बैंक उस कंपनी को पे करेगी। ये फर्स्ट एग्रीमेंट होता है। सेकेंड है हमारा बेस्ट रिजल्ट एग्रीमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट बैंक ये कहती है कि हम अपना 100% देंगे, बेस्ट अपनी क्वालिटी को परफॉर्म करेंगे, अपनी मार्केटिंग को एक बेस्ट लेवल पे ले जाएंगे, बट ओवरऑल हमारी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। अब डिपेंड करता है मार्केट के अंदर आप कितना फंड रेज कर पाते नहीं कर पाते हैं, वो डिपेंड करता है। मतलब हम किसी की कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं कि हम पूरा आपका जो फंड रेजिंग करना है वो पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट हमारी 100% की हम क्या करते हैं, हमारी जो मेहनत है वो हम पूरी करेंगे। ये उसके अंदर क्या होता है, एग्रीमेंट्स होते हैं। थर्ड होता है हमारा सिंडिकेट अंडर राइटिंग। अब सिंडिकेट अंडर राइटिंग का अंदर क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो अपने आप में ये सोचती है कि ये जो आईपीओ है वो मतलब पूरा काम काज है वो मैं पूरा नहीं संभाल सकता हूँ, तो वो क्या करेगी, एक डिफरेंट जो एंटिटीज़ है इन्वेस्टमेंट बैंक की उनको भी क्या करेगी, उसके अंडर में हायर करेगी, जिसका जो इंपॉर्टेंट जो मैनेजिंग पार्ट रहेगा वो उसके खुद के अंडर रहेगा, बट उसका जो सबॉर्डिनेट्स होंगे वो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट बैंक्स को देगा और उसके अंदर क्या करेगा, अपने कामकाज को क्या करेगा, बांट देगा। जिसके अंदर लाइक हो गया कि फाइलिंग का काम किसी पर्टिकुलर को दे दिया, सेकेंडरी जो अपना मार्केटिंग का काम है किसी और इन्वेस्टमेंट बैंक को दे दिया। मतलब अपने काम को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। ये होता है हमारे अंडर राइटिंग के अंदर। अगला जो पॉइंट होता है हमारा डिलिजेंस एंड फाइलिंग के अंदर होता है हमारा रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। इसके अंदर क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो उस पर्टिकुलर कंपनी की क्या करेगी, बिजनेस डिटेल्स जो है, मतलब किस तरीके का वो बिजनेस करती है कंपनी, उसके बारे में क्या करेगी, एक मोटा मोटी क्या करेगी, एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। अगला होता है प्रोमोटर्स डिटेल्स। मतलब अगर प्रीवियस डेटा के अंदर मतलब देखा जाए कि पहले पुराने हिस्टोरिकल के अंदर देखें तो उस कंपनी के अंदर किस किस का पैसा लगा हुआ है और किस किस ने पैसा लगाया है और क्या ग्रोथ मिली है, इन सब के बारे में उसके अंदर डिटेल्स होती है। अगला होता है कॉम्पिटिटिव इफेक्ट। मतलब ये है कि करंट मार्केट के अंदर उसके कॉम्पिटिटिव कौन है और आने वाले मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिव कौन है, उसके बारे में भी उसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सब चीज़ें जो उसके सबके बारे में डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने का काम है हमारा इन्वेस्टमेंट बैंक का। अगला जो है हमारा फ्यूचर प्लान्स। फ्यूचर प्लान्स के मतलब ये होते हैं कि कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, मतलब फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्या प्लानिंग कर रही है, क्या वो आगे जाके कैसे अपनी प्रोग्रेस को इंप्रूव करेगी। तो एक क्लियर क्या होता है, इन्वेस्टर्स जो होते हैं हमारे मार्केट के अंदर जो पैसा अपने पब्लिक जो पैसा लगाएगी तो किस बेसिस पे लगाएगी, उसको क्या है कि पब्लिक के इन्वेस्टर्स जो हैं उसको क्या करेंगे, एक ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर क्रिएट करेगी इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसके अंदर क्या होगा, इन्वेस्टर्स को एक डेटा दिया जाएगा जिसके अंदर वो उसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे, जिसके बेसिस पे इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाएंगे। अगला जो पॉइंट है हमारा रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़। मतलब हमारी जो कंपनी है जो फंड रेज कर रही है उसका क्या कामकाज था, ये सब बता दिया हमने। इसका उसके अंदर क्या रिस्क एसोसिएटेड हैं और इन फ्यूचर के अंदर क्या ग्रोथ करके कैसी अपॉर्चुनिटीज़ वो जनरेट करने वाली। तो ये जो कंप्लीट जो हमारा रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस होता है वो कंप्लीट कंपनी का एक बायोडेटा होता है, जिसके अंदर कंपनीज की कंप्लीट इन एंड आउट चीज़ें होती है, मेंशन की जाती है, जिससे क्या होता है इन्वेस्टर्स को एक आसानी मिलती है अपने इन्वेस्टमेंट को करने के लिए। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। अब इसी के अंदर हमारा जो डिलिजेंस एंड फाइलिंग के अंदर थर्ड पॉइंट आता है हमारा कॉम्प्लायंसेस एंड फाइलिंग। इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वो क्या करती है, जो सेबी के कुछ रूल्स होते हैं, एनएससी के और कंपनीज एक्ट होते हैं, रेगुलेशन एक्ट्स होते हैं, इन सबको क्या करती है वो फुलफिल करती है। ऑब्वियस से कंपनी जो अपना आईपीओ ला रही है वो इस चीज़ के बारे में नहीं जानती है, तो इसीलिए उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर किया है। तो ये सारी जो काम काज हैं सारे माथापच्ची के जितने भी काम है रूल्स रेगुलेशन के सारे काम कौन करेगा, इन्वेस्टमेंट बैंक करेगी। तो यहाँ पर उन सारे रूल्स को फुलफिल करेगी। अगला जो पॉइंट आता है हमारा, जो इन्वेस्टमेंट बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो हमारा प्राइसिंग। मतलब वो जो कंपनी जो अपना आईपीओ ला रही है उसकी क्या करेगी, वैल्यूएशन करेगी, और वैल्यूएशन इस तरीके से होनी चाहिए कि कंप्लीट कंपनी का जो बायोडेटा है उसके बेसिस पे उसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए। अगर उस कंपनी की वैल्यूएशन सही नहीं होती है तो इन्वेस्टमेंट जो हमारे करने वाले लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको दिक्कतें आएगी, और फ्यूचर में अगर उसकी कंपनी की ग्रोथ नहीं होती है, ऐसा कुछ प्रोसेस होता है या फिर वैल्यूएशन सही नहीं होती है, तो इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए पीछे हटेंगे। तो इसीलिए कंपनी का वैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है, और वो भी क्या होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट होना ज़रूरी है।
तो ये सब काम भी किसका है, हमारे इन्वेस्टमेंट बैंक का है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस के अंदर हमारे 2 मेन पॉइंट्स वो होता है, फिक्स इश्यू प्राइस एंड बुक बिल्डिंग प्राइस। इस इशू इसके अंदर क्या होता है, इश्यू प्राइस का मतलब ये होता है कि ये जो अपनी कंपनी है वो क्या कर रही है, कुछ अमाउंट जो है वो क्या कर रही है, रेज करना चाह रही है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर शेयर की क्या करेगी, वो एक प्राइस तय करेगी। फिक्स प्राइस इश्यू के अंदर होता है कि एक कंपनी के ने क्या किया, एक फिक्स प्राइस, जो हमारे इन्वेस्टमेंट बैंक थे उसने क्या किया, एक फिक्स प्राइस को क्या कर दिया, नोट डाउन कर दिया, मतलब मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है। जिसका मतलब ये है कि अगर उस प्राइस पे अगर इन्वेस्टर चाहे तो खरीदे या नहीं खरीदे, मतलब कोई उनको अलग कोई मतलब प्रावधान यहाँ पर नहीं दिए है। बट बुक बिल्डिंग इशू के अंदर क्या होता है, एक प्राइस बैंड बनाया जाता है जिसके अंदर क्या होता है, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट दी जाती है, मतलब एक रेंज दी जाती है। आप चाहें तो कम से कम इस प्राइस से लेके इस प्राइस के बीच में आप बिडिंग कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए ये सुविधा प्रोवाइड की जाती है। अगला होता है इशू डेट। इशू डेट के अंदर क्या होता है कि जो आईपीओ निकलने वाला है, तो किस टाइम के ड्यूरेशन के अंदर वो आईपीओ आप मार्केट के अंदर लॉन्च करेंगे, और जिससे क्या करेंगे, इन्वेस्टर अपना पैसा लगाएंगे। एक पर्टिकुलर बिडिंग का एक टाइम ड्यूरेशन होता है। इश्यू साइज़ का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पर जो कंपनीज है वो कितना फंड रेज करना चाहती है, मतलब 2000 करोड़ लॉन्च करना, मतलब फंड रेज करना चाहती है, 1000 करोड़ फंड रेज करना चाहती है, मतलब कितना अमाउंट जो है वो फंड रेज करना चाहती है कंपनी अपने पब्लिक से, इन्वेस्टर से, वो यहाँ पर मेंशन किया जाता है। अगला होता है लॉट साइज और मिनिमम इन्वेस्टमेंट। मतलब यहाँ पर क्या होता है, कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा उसको, वो सिंगल शेयर या 2 शेयर वगैरह नहीं खरीद सकता। यहाँ पर लॉट साइज होती है जिसके अंदर एक बल्क में क्या करना पड़ता है, उसको एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट तय किया जाता है कि इतना मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस आईपीओ को खरीद सकते हैं। ये होता है सारा प्राइसिंग के अंदर। अगला जो पॉइंट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होता है हमारा 2-3 प्रकार के हमारे कुछ यहाँ पर काम किए जाते हैं, जिसके ये सारा काम भी सारा हमारे जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं उनका ही होता है। इसके अंदर क्या करती है, हमारे जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वो क्या करती है, मार्केटिंग के थ्रू अपने क्या करती है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। इसके अंदर क्या करती है, अपनी जो कंपनी अपना फंड रेज कर रही है उसके लिए क्या करती है, अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हैं उस कंपनी के, उसको मार्केट के अंदर इस तरीके से फैलाती है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो उससे अट्रैक्ट हों और उस कंपनी के आईपीओ के अंदर हिस्सेदारी लेके क्या करें, आईपीओ को सब्सक्राइब करें। ये काम होता है हमारे इन्वेस्टमेंट बैंक का। अगला जो है हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, किस तरीके से कोई इन्वेस्टर है उस पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। उस सारे प्रोसेस के बारे में हमारी इन्वेस्टमेंट बैंक जो है एक जानकारी प्रोवाइड करती है। अब क्या होता है, जब पूरा हमारा आईपीओ के अंदर क्या हुआ, पूरा एप्लीकेशन हो गया, मतलब इन्वेस्टर्स ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, और जिस भी इन्वेस्टर ने अपना इंटरेस्ट दिखाया तो उसने क्या किया, एप्लीकेशन दिए अपने इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू, जिसके अंदर उसने आईपीओ को अपना बिडिंग लगा दी है। अब बिडिंग लगाने के बाद क्या होती है, जो कंपनीज हैं और इन्वेस्टमेंट बैंक है दोनों आपस में मिलकर क्या करती है, शेयर का अलॉटमेंट करती है। मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि जिसने भी अप्लाई किया आईपीओ का उसको सबको मिले आईपीओ, ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो उस केस में कुछ अलग अलग चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होती है। उन सब के बारे में डिटेल में हम नहीं जानेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ मोटा मोटी यहाँ पर बात कर रहे हैं यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर जिसने भी अप्लाई किया उसके अंदर जिसको भी अगर शेयर अलॉट होगा, मतलब डिफरेंट जो आईपीओ के अंदर जिसने भी इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर अप्लाई किया है तो उनको यहाँ पर शेयर का अलॉटमेंट किया जाता है। ये सारा काम भी हमारे इन्वेस्टर जो बैंक है हमारी वो करेगी यहाँ पर। अगला जो फाइनल स्टेप होता है वो हमारा होता है लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज का मतलब ये है कि हमारी जो शेयर का अलॉटमेंट हो गया है, अब बिडिंग जो हुई थी लगभग 3 से 5 दिन की ड्यूरेशन दिया जाता है बिडिंग के अंदर, कि मतलब लोगों को 5 दिन का टाइम दिया जाता है। इस टाइम के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे ही हमारी बिडिंग खत्म होती है उसके लास्ट मतलब तीसरे दिन क्या होती है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उसकी लिस्टिंग करना बहुत ज़रूरी हो गई है। पहले ये टाइम जो था वो 5 से 6 दिन था, बट जैसे जैसे क्या हुआ, इंप्रूवमेंट होता गया। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सेबी ने बहुत सारी यहाँ पर अपनी कमर कसी है और स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग का काम फास्ट कर दिया है। अगर इसी चीज़ को हम अगर फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर देखें तो इवन वहाँ पर 1 दिन के अंदर भी यहाँ पर लिस्टिंग की जाती है, बट हमारे इंडिया के अंदर तीसरे दिन यहाँ पर लिस्टिंग कर दी जाती है। तो वो जो कंपनी थी जिसने अपना आईपीओ निकाला, अपनी जो पब्लिक है उससे फंड रेज किया है, तो उसकी जो लिस्टिंग है स्टॉक एक्सचेंज पर हो जाएगी, जिससे क्या होगा, तीसरे दिन की अगर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पर क्या होगा, लिक्विडिटी मिलेगी। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि अपना वो चाहे तो तीसरे दिन ही अपना पैसा क्या कर सकते हैं, वापस रिकवर कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि उन्होंने गलत जगह पे इन्वेस्ट कर लिया है। तो ये जो लिक्विडिटी है प्रोवाइड करती है हमारे सेबी, हमारे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। मतलब यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज पे हमारा जो स्टॉक है, जो पर्टिकुलर शेयर है कंपनी का, वो अलॉट हो जाएगा, यहाँ पर स्टॉक लिस्ट हो जाएगा, जिससे क्या करेंगे, डिफरेंट इन्वेस्टर्स वहाँ पर आपस में ट्रेड करेंगे। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है
ये आईपीओ का प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होती है, हमारी इन्वेस्टमेंट बैंक जो होती है उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आईपीओ का प्रोसेस हमने आपको समझाया पूरा यहाँ पर, और कंपनी आईपीओ क्यों लाती है इस पूरे यहाँ पर हमने आपको इन एंड आउट के बारे में आपको समझाया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। और दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा है कि वीडियो को देखने के बाद लोग जो हैं वो उसको इग्नोर करते हैं, हमें लाइक वगैरह नहीं करते हैं। तो दोस्तों हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, यहाँ पर जो टॉपिक्स को यहाँ पर समझाने की कोशिश करें जिसके बारे में हमने आपको पूरा इन एंड आउट समझाया है यहाँ पर, तो हम जो मोटिवेशन यहाँ पर आपको हमें जो मोटिवेशन मिलेगा वो आपसे ही मिलेगा। तो आप कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, गुड बाय दोस्तों।